देखिए, जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th में हैं और इस बार 2026 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को क्लास 10th हिंदी का 2026 बोर्ड परीक्षा का एक मॉडल पेपर, जो कि बिल्कुल वैसा मॉडल पेपर है जैसा कि आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा, सेम उसी तरीके का मॉडल पेपर आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, इस मॉडल पेपर को समझने के बाद आपके जितने भी डाउट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे कि हमारे एग्जाम में पेपर कैसा आएगा और हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। ठीक है, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बस इस वीडियो को भैया शुरू से लगाकर लास्ट तक एकदम देख लीजिए और हर एक क्वेश्चन टाइप को समझ लीजिए, पेपर कैसा आता है वो सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो के अंदर सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले जो ये हमारा मॉडल पेपर है ये हिंदी सब्जेक्ट का है और हिंदी हो या फिर कोई भी आपका पेपर हो, 70 नंबर का आपका पेपर आता है बोर्ड एग्जाम में भाई। यानी 70 नंबर का पूर्णांक होता है, जिसको करने के लिए आपको 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाता है। ठीक है, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आपको पढ़ना होता है और ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना स्क्रीनशॉट ले करके। हालांकि ये सारी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी इंपॉर्टेंट होती हैं, मैं आपको बताता चलूँगा आगे। फिलहाल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इसके अंदर है कि इसमें क्वेश्चन किस किस तरीके के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बताने का प्रयास करूँ तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपके खंड आ जाता है और जिसमें सबसे पहले आपके पूछे जाते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, जैसा कि आपको स्क्रीन के सामने दिख रहे होंगे, ये बहुविकल्पी प्रश्न है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में टोटल 20 पूछे जाते हैं। ठीक है, कितने 20 पूछे जाते हैं और एवरी क्वेश्चन आप लोगों का 1 नंबर का होता है और हर क्वेश्चन के लिए 1 नंबर दिया जाता है। इसके हिसाब से प्रत्येक क्वेश्चन करने के बाद आपके 20 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट कि सबसे पहला क्वेश्चन किस तरीके का पूछा गया है और कैसा क्वेश्चन पहला आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके का, हर साल हर पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलता है, जिसमें पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कोई एक विकल्प सही है, उसे पहचान करके लिखो। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से कोई एक विकल्प सही है जिसको पहचान करके लिखना है। तो जैसा पहला विकल्प दे रखा है कि चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है। क्या है? निबंध है। तो जो चिंतामणि है आप लोगों का, ये क्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है या फिर नहीं है? तो देखो, ये बिल्कुल सही ऑप्शन आप लोगों का है कि जो चिंतामणि होता है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का एक निबंध होता है। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी दूसरा ऑप्शन तो दे रखा है कि क्या भूलूं क्या याद करूं, ये कहानी विधा की रचना है, बिल्कुल नहीं है। और रानी केतकी जो है, क्या ये सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा था, ये भी गलत है आप लोगों का। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रख्यात कवि नहीं है, तो ये भी आप लोगों का गलत ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा और इस तरीके का एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। हाँ, तो देखिए, अगला जो क्वेश्चन आप लोगों का स्टूडेंट वो है कि भूले बिसरे चित्र के रचनाकार हैं। तो भूले बिसरे चित्र के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो भूले बिसरे चित्र के रचनाकार आप लोगों के सही ऑप्शन हो जाएंगे भगवत चरण वर्मा। ठीक है, और भगवती चरण वर्मा, तो ये बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर तीसरा। और ऐसा क्वेश्चन आपको हर साल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे जिसमें आपके लेखक और उनकी रचनाएं पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से एकदम पढ़ते जाओ और जिसका आंसर आपको आता है उसका आंसर आप हमसे पहले बताने का प्रयास करो। ठीक है भैया, तीसरा क्वेश्चन है कि ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, और इसके रचनाकार कौन है? तो भैया इसके रचनाकार देखिए आप लोगों के हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, और ये बिल्कुल इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। जिन लोगों ने ये ऑप्शन बताया है कमेंट में, तो उनका बिल्कुल सही ऑप्शन है ये। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि शुक्ल युग की समय सीमा है। तो शुक्ल युग की समय सीमा क्या होती है? ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता मैं उन लोगों को बता दूं कि शुक्ल युग की समय सीमा होती है 1919 से स्टार्ट होती है और लगा करके 1938 ईस्वी तक ये समय सीमा आपकी चलती है। ठीक है, तो शुक्ल युग की समय सीमा अगर आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछी जाती है तो 1919 से लगाकर 1938, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, सभी लोग एक साथ आंसर कमेंट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध
आत्मकथा जो कि है क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं, इसके लेखक कौन है, यानी क्या भूलूं क्या याद करूं इसके लेखक कौन है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं और राइट ऑप्शन जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखिए, इसमें से अगर हम बात करें तो इन चार ऑप्शन में से आप लोगों का जो सही ऑप्शन है स्टूडेंट, वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, यानी भैया हरिवंश राय बच्चन जो है इसके बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं किसने लिखा था, हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों का है कि परिमाल रासो, क्वेश्चन क्या है कि परमाल रासो किस काल की रचना है। तो परमाल रासो किस काल की रचना है, कि आदिकाल की है, कि भक्ति काल की है, कि रीतिकाल की है, कि आधुनिक काल की है। देखिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आदिकाल। क्या हो जाएगा, आदिकाल, यानी कि परमाल रासो जो है ये आप लोगों की आदिकाल की रचना हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 7 को देखो। क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, तो हिंदी का सबसे पहला प्रथम महाकाव्य कौन माना जाता है। तो देखो ऑप्शन दे रखे हैं, पृथ्वीराज दे रखा है, पृथ्वीराज रासो दे रखा है, पद्मावत दे रखा है, रामचरितमानस दे रखा है, रामचंद्रिका दे रखा है, लेकिन इसमें से जो सही ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा वो हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। ठीक है, ये बिल्कुल इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी पृथ्वीराज रासो आपका हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। 8 नंबर कह रहा है कि छायावादी युग के कवि हैं। तो देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इनमें से आपको यह बताना है कि इनमें से 4 ऑप्शन में से छायावादी युग के कवि कौन है। ठीक है, तो देखिए आपको ज़्यादा इधर उधर भटकना नहीं है, मैं सिंपल से आपको बता दूं कि यहाँ पर आप लोगों के जो जयशंकर प्रसाद जो होते हैं, ठीक है, जयशंकर प्रसाद, ठीक है, एक तो ये छायावादी युग के कवि होते हैं, और आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है, सूर्यकांत निराला जो होते हैं, त्रिपाठी निराला, एक ये आपके छायावादी युग के कवि होते हैं। ठीक है, इसके बाद में महादेवी वर्मा जो होती हैं ये छायावादी युग की कवि होती हैं, और सुमित्रा नंदन पंत भी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो कि तीसरा ऑप्शन दे रखा है, ये बिल्कुल आप लोगों का सही ऑप्शन हो जाएगा। बाकी नरेंद्र शर्मा, भवानी प्रसाद सिंह और गिरजा कुमार माथुर, ये तीनों के तीनों आपके छायावादी युग के कवि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखे सारे कवि छायावादी युग के हैं, जिनमें से राइट ऑप्शन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आपका हो जाएगा। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो तार सप्तक पूछा गया कि तार सप्तक जो है इसके संपादक हैं। तो तार सप्तक के संपादक हैं, तो तार सप्तक के संपादक कौन हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, अज्ञे दे रखा है, और श्याम नारायण पांडे दे रखा है। अगर हम यहाँ बात करें तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी अज्ञे हो जाएगा। अज्ञे का पूरा नाम क्या होता है, तो अज्ञे जी का पूरा नाम होता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे। ठीक है, तो तार सप्तक के संपादक हो जाएंगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे। ठीक है, इतनी चीज़ सभी लोगों को क्लियर हो गई। तो चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि छायावादी युग की रचना है, इस बार पूछ दिया गया है कि छायावादी युग की रचना कौन सी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सारंगधर ये आपकी छायावादी युग की रचना नहीं है, प्रेम माधुरी ये भी नहीं है, चित्राधर ये तो होती है, चित्राधार अगर नहीं पता तो जान लो, चित्राधार आप लोगों की छायावादी युग की रचना है। इसके बाद उद्धव शतक ये भी आपकी छायावादी युग की रचना नहीं है, इसलिए राइट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन चित्रधार हो जाएगा। ठीक है, यानी छायावादी युग की रचना कौन सी होगी इन 4 में से, तो चित्रधार जो है ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है आप लोगों का कि चित्रधार रचना किस युग की है। तो चित्रधार रचना या फिर चित्राधार रचना जो है छायावादी युग की आपकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि रस के कितने अंग होते हैं। तो रस के टोटल कितने अंग होते हैं भैया, तो रस के टोटल 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं रस के टोटल, तो रस के टोटल 4 अंग होते हैं। उम्मीद है जितने प्रश्न मैंने कराए हैं सारे क्वेश्चन आप ज़रूर तैयार कर लेंगे, और एक बार जितने भी क्वेश्चन आपको आते हैं उनका कमेंट करके आप ज़रूर हमको बताएंगे, और एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, और जिसको आप कमेंट करेंगे, तो अगर आप कमेंट करेंगे तो आपकी कमेंट को लाइक भी किया जाएगा। ठीक है, फिलहाल क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि जहां उपमे पर, ठीक है, जहां पर उपमे की किसी उपमान से गुणधर्म के आधार पर समानता की जाती है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है। ठीक है, बाकी की चीज़ें बाद में दूसरे पन्ने पर लिखी हुई हैं, पर इसमें मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर आप लोगों का उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, उपमा अलंकार बेसिकली उपमा अलंकार में होता क्या है कि जहां पर उपमे की, ठीक है, जहां पर उपमे की किसी उपमान से गुणधर्मों के हिसाब से तुलना की जाती है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से उपमा अलंकार ही आपका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा।
तो भैया यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे कि उपमा दे रखा है, कि रूपक दे रखा है, उत्प्रेक्षा दे रखा है, श्लेष दे रखा है, ठीक है भैया। लेकिन इनमें से आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है कि दोहे का उल्टा होता है। तो भैया दोहे का उल्टा क्या होता है, तो देखिए दोहे का उल्टा हमेशा आप लोगों का सोरठा होता है, दोहे का उल्टा, ठीक है। सभी लोग एक साथ याद रखेंगे कि दोहे का उल्टा क्या होता है, तो दोहे का उल्टा होता है सोरठा, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कि नवरत्न जो होता है इसमें कौन सा समास होता है, ठीक है। तो नवरत्न में आप लोगों का होता है भैया द्विग समास, ठीक है। कौन सा समास होता है, द्विग समास। नवरत्नों का समूह अर्थात द्विग समास, ठीक है। जहां पर वर्ड, जहां पर जैसे गिनती वाले शब्द आ जाए, जैसे 9 रत्नों का समूह, ठीक है, 7 देशों का समूह, ठीक है, 4 राहों का समाहार, ठीक है, चौराहा, 4 राहों का समाहार चौराहा, तो वहां पर बेसिकली हमारा द्विग समासु होता है, ठीक है। नवरत्न से क्या हो जाएगा, तो नवरत्न से हो जाएगा नवरत्नों का समूह, ठीक है भैया। इतनी चीज क्लियर हो गई सभी लोगों को। तो एक साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताने का सभी स्टूडेंट प्रयास करेंगे कि पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त होने वाला उपसर्ग कौन सा है भैया, तो पर्या है कि वर्ण है कि परि है कि प्रा है। तो सबसे पहले बात कर रहा है कि पर्यावरण में उपसर्ग कौन सा है। तो देखो उपसर्ग की बात करते हैं तो उपसर्ग हमेशा आपका पहले आता है, और जो चीज़ पहले जो चीज़ पहले जुड़कर नया शब्द बनाती है उसको हम उपसर्ग बोलते हैं, ठीक है। तो उपसर्ग हमेशा पहले आते हैं। तो देखिए पर्या आपका हो सकता है पर ये नहीं होगा, वर्ण आपका बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि ये बाद में आता है। परि आपका हो सकता है और प्रा भी आपका हो सकता है, पर इन तीन में से आपका बिल्कुल सही ऑप्शन परि हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, परि। परि से मिलकर पर्यावरण जो होता है वो बनता है। इतनी चीज क्लियर हो गई सभी लोगों को। चलिए फिर अगले क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जानने का प्रयास करेंगे, और अगर आपको आता है तो आप कमेंट में भी बताने का प्रयास जरूर करेंगे भैया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि युष्मासु। अब देखिए यहाँ पर विभक्ति और वचन बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है युष्मासु। आपको हर साल ये बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है किसी ना किसी सेट में, कि युष्मासु जो है ये इसका विभक्ति एवं वचन क्या है। तो भैया इसका विभक्ति हो जाएगा सप्तमी, ठीक है, और वचन की बात करें तो बहुवचन हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं कि जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक वाक्य समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़ जाते हैं उसे कहते हैं। यानी जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक वाक्य समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़ जाते हैं, किससे, समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़ जाते हैं 2 या 2 से अधिक वाक्य, ठीक है। जैसे कि बीच में कभी कभी समुच्चय बोधक आ जाता है इस तरीके से, ठीक है। और 2 या 2 से अधिक वाक्य आपस में, देखिए जैसे एक कोई वाक्य है, ठीक है, एक कोई शब्द है और बीच में आपका समुच्चय बोधक कोई चिन्ह आ गया, ठीक है। तो यह 2 या 2 से अधिक वाक्य समुच्चय बोधक चिन्ह के साथ जुड़ जाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग देखिए यहाँ पर दे रखा है संयुक्त वाक्य कहते हैं, कि सरल वाक्य कहते हैं, कि मिश्रित वाक्य कहते हैं, कि इनमें से कोई नहीं कहते हैं, ठीक है। तो भैया इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा संयुक्त वाक्य, उसको हम लोग बोलते हैं संयुक्त वाक्य। तो इसको आप बिल्कुल सही लगा लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जो है आप कमेंट करके बताएंगे कि मुझे चला नहीं जाता, कि मुझे चला नहीं जाता इस वाक्य में किस प्रकार का वाच प्रयोग हुआ है। इस वाक्य में किस प्रकार का वाच प्रयोग हुआ है, कि मुझे चला नहीं जाता। कर्तरी वाक्य प्रयोग है, कि कर्मणि वाक्य प्रयोग है, कि भावे है, कि इनमें से कोई नहीं है। भैया इसका बिल्कुल सही ऑप्शन आपको बताने का प्रयास करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का इसका मेरे हिसाब से भावे प्रयोग हो जाएगा। आगे 2 ऑप्शन दे रखे हैं, तो जैसा कि आप देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 में से भावे प्रयोग हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। यानी मुझे चला नहीं जाता, इसमें आपका भावे प्रयोग वाच्य प्रयोग हुआ है। कौन सा वाच्य हुआ है, तो इसमें आपका जो वाच्य हुआ है प्रयोग वो है भावे प्रयोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो आता है भैया कुछ इस तरीके से, जिसमें तत्सम तद्भव पूछ लिए जाते हैं। तो क्वेश्चन आप लोगों का 19 नंबर की 32 शब्द का तत्सम रूप होगा। तो 32 शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, तो 32 शब्द का तत्सम रूप अगरबत्ती, बतख, वर्तिका या फिर हंस होगा। देखो अगरबत्ती बिल्कुल नहीं, बतख बिल्कुल नहीं, वर्तिका हो सकता है और हंस भी हो सकता है, लेकिन इसमें 32 शब्द का इन दोनों में से सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, तो वो आपको हमको कमेंट करके बताना है भैया कि 32 शब्द का तत्सम रूप वर्तिका सही होगा कि हंस सही होगा। देखो ये दोनों तो बिल्कुल गलत हैं।
कह सकते हो कि बतख भी हो सकता है। तो वर्तिका, हंस और बतख में से 3 में से आपका बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा है, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और जो भी सही कमेंट करेगा उसकी कमेंट को मैं लाइक ज़रूर करूंगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में, जो कि पूछा जाता है आप लोगों के क्रिया विशेषण से पूछा जाता है क्वेश्चन ऐसे आता है, और अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन आता है। जैसे कि यहाँ दे रखा है कि जब क्रिया के व्यापार का फल जो होता है कर्म पर पड़ता है तो उसे कहते हैं। तब जब क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है तो उसको हमेशा भैया हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए, जितने भी प्रश्न मैंने आपको कराए हैं, जैसे कि सकर्मक क्रिया से एक आता है प्रश्न, एक तत्सम से आता है प्रश्न, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर एक प्रश्न आता है आप लोगों से, जिसमें से पूछा जाता है कि कौन सा वाक्य प्रयोग हुआ है। और फिर विभक्ति और वचन से क्वेश्चन आता है, मतलब कि उपसर्ग और प्रत्यय से क्वेश्चन आता है, और समाज से क्वेश्चन पूछा जाता है, और आपको दोहे से क्वेश्चन आता है, दोहा आता है, अलंकार से आता है, और रस से पूछा जाता है, ठीक है। जैसे कि रस की अगर मैं बात करता हूं तो रस से क्वेश्चन देख सकते हो, कुछ इस तरीके का पूछा गया, ठीक है। और छायावादी युग, बाकी तो सिर्फ गद्य के क्वेश्चन यानी गद्य पद्य के क्वेश्चन आगे चल रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके से भैया 20 नंबर के एमसीक्यू आपके परीक्षा में आते हैं। हर एक चीज़ हमने एकदम अच्छे तरीके से समझी, और अब हम समझने वाले हैं यहाँ पर हमारा खंड जो बा है, ठीक है। खंड बा में देख सकते हो स्टूडेंट कि 50 नंबर के यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, और एवरी क्वेश्चन हम बहुत अच्छे से एकदम समझने वाले हैं, ठीक है। जिस स्टूडेंट ने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया वो बोर्ड एग्जाम में 95+ नंबर इजीली ला सकता है, ठीक है। बस को इस पेपर को समझने के बाद वो इजीली 95+ नंबर ला सकता है। बस पूरे पेपर को आपने अच्छे तरीके से समझ लिया। इस पेपर में एक एक क्वेश्चन किस किस तरीके से बनता है वो सारी चीज़ें आपको मैंने बताई हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि पहला क्वेश्चन आप लोगों का आता है वर्णनात्मक प्रश्न में कि एक गद्यांश आता है। जैसे कि इस गद्यांश को आप देख सकते हो कि जिंदगी को मौत के पंजे से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काट डाला, ठीक है। और ऐसे करके ये आपका अजंता की गुफाओं से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण, मैं कह सकते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश आप लोगों का है, ठीक है। और गद्यांश में 3 क्वेश्चन आते हैं और एवरी क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, ठीक है। तो एक बार आप इसको जरूर देख लीजिएगा। और मैं बताता हूँ, सबसे पहला क्वेश्चन आता है जिसमें आपको गद्यांश का संदर्भ लिखना होता है, ठीक है, जिसके लिए आपको भैया 2 नंबर दिया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो आगे अगर हम देखें तो 2 और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें से एक कॉमन क्वेश्चन होता है रेखांकित अंश की व्याख्या। अब देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या आप तैयार करने के लिए जितना हो सके पाठ को बहुत अच्छे से तैयार करो। मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर आपने एक बार अच्छे तरीके से चैप्टर के जो पार्ट हैं, यानी पार्ट जो हैं अपने हिंदी के इंपॉर्टेंट लेसन, उनको अच्छे तरीके से पढ़ लिया ना, तो इनकी व्याख्या आप ऑटोमेटिक बना करके लिख सकते हो और पूरे के पूरे नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। और ऐसे जितने ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना कि मनुष्य ने अपने धरोहरों को किस प्रकार संजोकर रखा, चट्टानों पर किस चीज की कहानी सरकती चली आ रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप तब अच्छे तरीके से कर पाएंगे। देखिए रटने से काम नहीं चलेगा। एक बार अगर आपने अच्छे से पाठ पढ़ लिया ना, 1-2 बार अच्छे से, तो सारे गद्यांश पद्यांश इजीली कर लोगे, ठीक है। अगर आपको वो गद्यांश नहीं आता तो भैया ये गद्यांश आप एग्जाम में कर सकते हो। स्पेशली भैया 2 आते हैं गद्यांश, अथवा में आते हैं, 2 पूछे जाते हैं और आपको एक गद्यांश करना होता है जिसके लिए आपको 6 नंबर दिए जाते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर आपको वो नहीं आता तो फिर ये गद्यांश आप कर सकते हो, ठीक है। कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं क्योंकि उनकी कर्कशता दूर तक नहीं पहुंचती। बाकी चीज़ें आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। इसको तैयार करना चाहते हो तैयार कर लेना एक बार, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिर से बता दे रहा हूँ। और 3 प्रश्न आपको इसमें भी देखने को मिलेंगे। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। चलिए अगला प्रश्न जो आता है, अगला प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखिए पद्यांश भी आपके एग्जाम में 6 नंबर का पूछा जाता है, और पद्यांश थोड़ा सा कठिन होता है गद्यांश की उपेक्षा। अब इसको भैया आप कैसे तैयार करोगे पद्यांश को, जरा उसको समझिए। तो भैया पद्यांश को तैयार करने के लिए ना स्टूडेंट आपको सबसे पहली चीज़ ध्यान देनी है कि अगर आपका जो भी पद्यांश है उसके कुछ शब्दों को आपको पता कर लेना। जैसे कि ऊधव, अगर किसी पद्यांश में ऊधव आ गया तो ये आपका सूरदास से रिलेटेड चैप्टर जो है उस चैप्टर का है, ठीक है। तो अगर आपको
अच्छे तरीके से एकदम पद्यांश करना है ना, तो आपको क्या करना है कि जो भी पद्यांश पूछा जाता है ना, उनकी आपको बहुत अच्छे से स्टोरी तैयार कर लेनी है। स्टोरी मतलब कहानी अच्छी तरीके से तैयार कर लेनी कि ऊधम मन्ना भय 10-20 एक हो तो सो गयो श्याम संग और आधे इस, बताइए इसमें आप क्या हिंदी व्याख्या करेंगे ढूंढ ढूंढ कर। तो मतलब क्या है, हिंदी अगर आप एक बार अच्छे से तैयार कर लेते हो इसकी, और फिर अगर ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाता है तो बस कुछ नहीं करना कि शब्दों को पहचानना है और आपको स्टोरी पूरी याद आ जाएगी इसकी, इसमें ये हुआ था, और सारी चीज़ें आप वो बना बना कर व्याख्या के रूप में लिख देंगे। ठीक है, चलिए इसकी बात करते हैं कि इसमें क्वेश्चन किस तरीके के पूछे गए हैं। तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, तो इसमें देखिए क्वेश्चन 3 तरीके से आते हैं। ठीक है, पहला दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल वही रहते हैं, गद्यांश की तरह संदर्भ लिखना होता है, और दूसरा क्वेश्चन व्याख्या का होता है। सारी चीज़ें आपकी वैसी ही हैं जैसे कि गद्यांश में थी, बस दिक्कत ये होती है कि जिसमें तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो भी बिल्कुल वैसा ही आता है, दिक्कत कोई भी नहीं, तीनों क्वेश्चन बिल्कुल समान आते हैं। बस एक चीज़ मैं फिर से कहूँगा, गद्यांश में आपको क्या करना पड़ता है भैया, गद्यांश में आपको एक बार जो पाठ होता है उसको अच्छे से पढ़ना पड़ता है, लेकिन पद्यांश में आपको क्या करना पड़ेगा, पद्यांश में आपको पाठ नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, इसको किसी टीचर की सहायता से, किसी टीचर की सहायता से इसकी जो स्टोरी है ना, मतलब कि ये जो पद्यांश होते हैं इनकी हिंदी अलग से होती है, तो अगर आप वो अच्छे से समझ लेते हो ना, तो फिर सारे पद्यांश आप कर ले जाओगे। ठीक है, तो याद रहे पाठ नहीं पढ़ना है, पाठ में दिए गए पद्यांशों की हिंदी जो होती है, सरल वाक्य जो होते हैं, उनको आपको अच्छे से तरीके से तैयार करना है। ठीक है, फिलहाल अगर हम इन दोनों प्रश्नों की बात करें तो ये तभी आप कर पाएंगे जब आपको अच्छे तरीके से एकदम व्याख्या तैयार है। ठीक है, तो एक बार आप लोग इंपॉर्टेंट जो पद्यांश हैं उनको जरूर उनकी स्टोरी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला अथवा में देख सकते हो कि क्या दे रखा है कि किलकत कान्हा पुटरू वनी, किलकती कान्हा पुटरू वनी आवत। ठीक है, तो ऐसे करके एक और इंपॉर्टेंट आप लोगों का पद्यांश है, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहो तो इसको भी आप तैयार कर सकते हो। ठीक है, कहीं भी ये आपको दिख जाता है, इसकी व्याख्या आप जरूर से तैयार करना, किसी टीचर या यूट्यूब के जरिए इस वाले पद्यांश को एक बार आप जरूर तैयार करके चले जाना। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगर हम बात करें, क्वेश्चन वही आते हैं संदर्भ और व्याख्या, और आगे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं जो कि इसी पद्यांश से रिलेटेड पूछे जाते हैं। उनको तब कर पाओगे कि जब आपको इस पूरे पद्यांश की हिंदी अच्छे तरीके से पता होगी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन कैसे आते हैं उनको देखते हैं। तो देखिए आगे बहुत सारे स्टूडेंट को संस्कृत में नहीं पता होता है कि हिंदी में संस्कृत क्या आती है क्लास 10 में। ठीक है, तो देखिए क्लास 10 की जो संस्कृत होती है उसमें आपका गद्यांश आता है, संस्कृत का क्या आता है, संस्कृत का गद्यांश, और इस संस्कृत के गद्यांश में भी ना आपको संदर्भ सहित इसका हिंदी अनुवाद करना पड़ता है। यानी यहाँ पर कोई प्रश्न नहीं पूछे जाते, केवल 2 चीज़ करनी रहती हैं, पहला होता है संदर्भ करिएगा और दूसरा हिंदी में अनुवाद करिएगा पूरे के पूरे संस्कृत के गद्यांश का, जिसके लिए भैया आपको 5 नंबर दिए जाते हैं। कितने नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर संदर्भ के, 2 नंबर संदर्भ के, 3 नंबर हिंदी अनुवाद के। ठीक है, तो ये तभी आप कर पाएंगे जब इस चैप्टर की आपको हिंदी अच्छे तरीके से आती होगी, जैसे कि भारतीय संस्कृति तू सर्वेशाम मतावल इम्बना, मतावल बिम्बना संगम स्थली काले कालिका विधा विचारा भारतीय संस्कृतो समिता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप जब हिंदी करने बैठोगे तो नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आपने एक बार इसकी अच्छे तरीके से हिंदी तैयार कर ली ना, तो ये जैसे ही आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, बस पहली 2 से 3 लाइन आप देखोगे और आपको पूरी हिंदी ऑटोमेटिक याद आ जाएगी, और वो सारी हिंदी बना करके आप अच्छे से लिख देंगे। ठीक है, तो एक बार जो इम्पोर्टेंट संस्कृत के गद्यांश है ना, उनको तैयार जरूर से कर लीजिएगा, उनकी हिंदी वगैरह। ठीक है, चलिए अगली बात करें तो एक और ये गद्यांश है संस्कृत का, यदि आपको वो नहीं आता तो भैया ये आप एग्जाम में करके आएंगे। ठीक है, 2 आते हैं, स्पेशली करना एक ही रहता है, और इन दोनों को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन दोनों को एक बार जरूर तैयार कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है भैया, चलिए अगली बात करें तो अगला क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर संस्कृत के पद्यांश आते हैं, बेसिकली संस्कृत के पद्यांश कह लो या फिर इनको श्लोक आप बोल सकते हो। इनको क्या बोल सकते हो, इनको भैया आप श्लोक बोल सकते हो। अब श्लोक जो होते हैं वो बेसिकली 2-3 तरीके से आते हैं, जैसे कि पहला है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सबको पता होगा ये वाला। ठीक है, लेकिन दूसरा है कि किस वेद पदम धमयम
किस वेद पदम यसा। थोड़ी सी डिफिकल्ट लैंग्वेज होती है, हो सकता हो आपको ना समझ में आए, पर आप बार बार पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आने लगेंगी। हाँ भैया, संस्कृत के पद्यांश को कैसे तैयार करना है? तो देखिए, संस्कृत के पद्यांश को तैयार करने के लिए आपको सेम वही ट्रिक अपनानी जैसे आपने संस्कृत के गद्यांश में अपनाई थी। इसमें भी आपको इसकी अच्छे तरीके से हिंदी व्याख्या तैयार कर लेनी है। फिर बोल रहा हूँ, एक बार इसको पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद इसकी हिंदी व्याख्या क्या होती है उसको तैयार कर लीजिए। तो आपके संस्कृत पद्यांश में जितने भी इम्पोर्टेंट पद्यांश हैं, यदि आप वो तैयार कर लेते हो तो आप लोग आसानी से चीज़ें कर ले जाओगे, ठीक है। और अगर आपको सारी चीज़ें, जो जो चीज़ें आपको चाहिए कि संस्कृत पद्यांश चाहिए, संस्कृत का इंपॉर्टेंट गद्यांश चाहिए, आपको हिंदी के इंपॉर्टेंट गद्यांश चाहिए, हिंदी के इंपॉर्टेंट पद्यांश चाहिए, तो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। बस चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही कोई वीडियो आए आप उस वीडियो को तुरंत क्लिक करें और आप तुरंत सारी चीज़ें एकदम अच्छे तरीके से क्लियर कर ले, ठीक है। आपको इस बार बोर्ड एग्जाम में 95+ एवरी सब्जेक्ट में क्योंकि लाने हैं, ठीक है। आगे चलिए, कुछ चीज़ें हैं रह गई हैं उनको और बताते हैं। तो जैसे कि आप लोगों का आगे ये रह गया था संस्कृत का पद्यांश, जो कि पूरा यहाँ पर जाकर के हुआ है। फिलहाल अगले क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो 7 नंबर में नहीं आता क्वेश्चन, ये 3 नंबर में आता है और इसमें से एक क्वेश्चन करना पड़ता है। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं लेकिन करना एक पड़ता है। होता कैसा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन आता है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक का प्रश्न का उत्तर दीजिए। बेसिकली होता क्या है कि आपके जिले के हिसाब से आपके पेपर में क्या होता है कि खंड काव्य पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर आप कानपुर से बिलोंग करते हैं तो ज्योति जवाहर जो होता है आपके कानपुर में पूछा जाता है। ऐसे अगर आप अलीगढ़ से हैं, प्रयागराज से हैं या फिर लखीमपुर से हैं तो आपके अपने जिले के हिसाब से क्या होता है कि खंड काव्य पूछे जाते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट कानपुर के हैं उनको ज्योति जवाहर खंड काव्य तैयार करना है, और ज्योति जवाहर में ये 2 खंड काव्य आपको तैयार कर लेने, और यही हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि भैया अगला कौन सा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है। तो आगे के क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आएंगे अभी, लेकिन उससे पहले ये जो 3 आप लोगों के हैं ये भी आपके खंड काव्य हैं, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि खंड काव्य आपके जिले के हिसाब से बदल बदल के पूछे जाते हैं। जैसे मातृभूमि किसी जिले में दूसरे जिले में पूछा जाएगा, और कर्मवीर किसी अन्य जिले में पूछा जाएगा। ऐसे ज्योति जवाहर कानपुर में पूछा गया था, मुक्ति दूध आपका कहीं दूसरे जिले में पूछा गया होगा, ठीक है। तो अगर आप जिस जिले से बिलोंग करते हैं अगर वही लिखेंगे तो ही आपको 3 नंबर दिए जाएंगे, वरना अगर आप दूसरा लिख के चले आएंगे तो आपको नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप खास ध्यान रखिएगा। आप अपने स्कूल के टीचर से पूछ सकते हैं कि हमको कौन सा खंड काव्य तैयार करना है हिंदी में। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि दिए गए लेखन में से किसी एक लेखक, लेखन नहीं लेखक होगा, तो किसी दिए गए लेखक में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए 5 नंबर दिए जाते हैं। कितने नंबर? 5। 3 नंबर आपका जीवन परिचय प्लस 2 नंबर रचनाएं। तो ये 3 जीवन परिचय आप जरूर तैयार करके जाइएगा क्लास 10 में अगर हैं। डॉक्टर जयशंकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश भारती और पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, बस इन 3 को तैयार कर लीजिए। इससे बाहर आपका कोई जीवन परिचय क्लास 10 में नहीं आ सकता, ठीक है। बस इन 3 को एक बार अच्छे से तैयार कर लीजिए। ऐसे ही कवि के जीवन परिचय में भैया ये 4 जीवन परिचय एकदम अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, आपका 5 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर आपने ये 3 तैयार कर लिए तो यहाँ 5 नंबर क्लियर, और अगर आपने ये 3 तैयार कर लिए भाई 4 तैयार कर लिए तो यहाँ आपका कवि के जीवन परिचय में 5 नंबर बिल्कुल क्लियर, ठीक है। ऐसे ही अगर हम 7 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आप लोगों का एक श्लोक आता है, जिसमें आप कोई भी 2 श्लोक अगर तैयार कर लेंगे तो आपके इजीली 2 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। कोई 2 श्लोक तैयार कर लीजिए, ठीक है। संस्कृत के पद्यांश को ही श्लोक कहते हैं, तो कोई भी 2 संस्कृत के अगर आप पद्यांश तैयार कर लेंगे बेसिकली तो 2 नंबर आपके बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अगर आगे के क्वेश्चंस की बात करें तो आगे के क्वेश्चन पर एक बार नजर डालते हैं। तो अगला स्टूडेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप लोगों को क्वेश्चन आता है जिसमें पत्र लिखना पड़ता है, ठीक है स्टूडेंट। पत्र का क्वेश्चन आता है और बेसिकली पत्र भी आपके 2 पूछे जाते हैं। पत्र कितने आते हैं तो भैया पत्र भी आपके 2 पूछे जाते हैं, और इनमें से कोई आपको एक करना होता है, जिसके लिए आपको कितने नंबर दिए जाते हैं? मेरे हिसाब से 3 नंबर बेसिकली का दिए जाते हो, आप देख सकते हो, ठीक है। फिलहाल
पत्र कैसे लिखना है वो सारी जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, वरना आप कमेंट करेंगे कि भैया पत्र कैसे लिखेंगे तो उस पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, फिलहाल देखिए, अपने गली मोहल्ले की साफ सफाई है तो अपने शहर को, नगर निगम को, अधिकारी को पत्र लिखिए। बहुत आसान पत्र आता है। जैसे दूसरा है कि अपने प्रधानाचार्य को अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने के लिए 2 दिन के अवकाश लिए एक पत्र लिखिए। मतलब कि आपको अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होना, जिसके लिए आपको प्रधानाचार्य को 2 दिन की छुट्टी के लिए एक पत्र लिखना है। ठीक है, तो ऐसे करके देखिए 2 टाइप के, अलग अलग टाइप के आते हैं पत्र, और दोनों बहुत आसान तरीके से होते हैं। और पत्र को आप बड़े आसानी से तैयार करके 3 नंबर इसमें ले सकते हैं। बहुत आसान होता है एकदम 3 नंबर लाना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आता है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। बेसिकली देखिए, हिंदी में तो क्वेश्चन आंसर नहीं आते, बट संस्कृत में पूछे जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि संस्कृत में ज़्यादा नहीं, केवल 20 ऐसे क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हो संस्कृत के, तो आपको उससे कोई भी बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, जिन 20 क्वेश्चन में से आपको ये 5 क्वेश्चन तो जरूर तैयार कर लेने हैं, सॉरी 4 क्वेश्चन। ठीक है, जो कि आपके हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं। और यदि आप 20 वो कौन से क्वेश्चन है संस्कृत के ये जानना चाहते हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, मैं आपकी हिंदी की पूरी कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लाने वाला हूँ। ठीक है, जिनको आप इजीली फ्री बिल्कुल देख सकते हो। तो भैया चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन को ऑन करके जरूर रखिएगा। वीडियो आपके लिए हर सब्जेक्ट की प्रोवाइड की जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 9 उम्मीद करते हैं समझ में जरूर आ गया होगा। अगर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो 10 नंबर में देखिए आपका निबंध आता है। अब देखिए, जो निबंध पूछा जाता है ना, ये भैया आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। मे बी 7 नंबर का ये क्वेश्चन होता है। और 7 नंबर की अगर हम बात करें तो बहुत आसान होता है 7 नंबर लाना, क्योंकि आपको निबंध लिखने का अगर तरीका पता चल जाता है ना, तो फिर निबंध में आप पूरे के पूरे 7 नंबर ला सकते हो। ठीक है, तो बहुत जल्द निबंध कैसे लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में उस पर मैं वीडियो लाने वाला हूँ, तो इसलिए नोटिफिकेशन ऑन कर लेना चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ भैया। ठीक है, फिलहाल अगर आप अपने से खुद से तैयार करना चाहते हो तो बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है, जैसे कि आतंकवाद का जीवन परिचय बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा विज्ञान, अभिशाप और वरदान ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सामाजिक बुराइयां और भ्रष्टाचार, वृक्षारोपण और बेरोजगारी ये तो हर साल आते हैं। ठीक है, तो ये 5 जीवन परिचय कुल मिलाकर निबंध आपको कुल मिलाकर अच्छे से तैयार कर लेने हैं। और ये 5 निबंध आपको हर साल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए, आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको हिंदी का पूरा पेपर एनालिसिस कराया कि किस किस तरीके के आपके बोर्ड एग्जाम में हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आप हिंदी में कैसे 95+ नंबर ला सकते हैं केवल एक वीडियो को देख करके। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप इजीली 95+ हिंदी में अब ले आएंगे, क्योंकि अब आपने सारी चीज़ें एकदम अच्छे तरीके से समझ ली हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।